नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और दिवाली का मौका हो और हम आपके लिए कुछ विशेष लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आवाज़ की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली भी हमेशा की तरह बहुत ही शानदार रहे, आप बहुत उन्नति करें, स्वस्थ रहें और आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस शो में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मार्केट है उसको अगली दिवाली तक अगर हमको कम से कम लेना है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे रीड करना चाहिए। बड़ी उथल पुथल इस समय पूरी दुनिया में। तो मुझे लगा कि सबसे बेहतर समझा कौन सकता है, तो मैंने सोचा कि बसंत सर, बसंत माहेश्वरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत ही जाने माने एनालिस्ट हैं, फंड मैनेज करते हैं और मार्केट को बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को समझाते हैं। बसंत सर कैसा लग रहा है बाजार आजकल आपको? धड़कन बढ़ती है कि नहीं? धड़कन तो बढ़ती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मार्केट नीचे है कि ऊपर। अच्छा, ऊपर होती है तो आपको समझ नहीं आता है। अब पहले क्या होता था ना, पहले हम रीजन देख के बाजार निकालते थे। अब क्योंकि मार्केट इतना फास्ट हो गया, पहले अगर निफ्टी मुझे 100 पॉइंट नीचे दिखेगा तो मैं ढूंढूंगा कि क्या आया ऐसा जिससे निफ्टी गिर गया है अभी। तो मार्केट पूरा चेंज हो गया। न्यूज फ्लो इतनी फास्ट है कि ऊपर नीचे बहुत क्विक होता है, तो इसीलिए सेम नहीं रहा पहले जैसा। अब हम रीजन देख लेते फिर सोचते हैं अभी इतना ऐसा होगा। हाँ, वो होता है। और जब तक आपको रीजन पता चलेगा, ऑलरेडी भाव में आता है। आप मार्केट या तो गिर गया होता है या बढ़ गया होता है, तो फिर उस ओवरनाइट की कोई बात हो तो दूसरी है। बट अगर रनिंग मार्केट में कोई न्यूज आई तो पहले आपको निफ्टी में दिखेगा, उसके बाद आपको न्यूज पता चलती है। नॉर्मली ऐसा है। अब ये वैसा है। अच्छा बसंत सर, एक चीज आप देखो, पिछले दिवाली से इस दिवाली तक हम लोग अगर नंबर्स में देखें तो पूरी दुनिया के सामने भारत बाजार डट के खड़ा हुआ है। अमेरिका में देखिए ना, एकदम परेशान है, 20-30% तक गिर गए हैं। आईटी की वहाँ धुलाई हो रही, नैस्डैक रोज कितना गिर जाता है। यूरोप वाले और ज़्यादा परेशान है। लेकिन भारत का बाजार बहुत मजबूती से खड़ा, बड़े रेजिलियंस है। अगर आप दिवाली से दिवाली देखेंगे तो हम लोग कितना 2-5% मार्क नीचे है। तो ये जो मजबूती, ये स्ट्रेंथ है, ये विश्वास के बारे में हमें बताइए, कैसे इतना मजबूती है? ये देखिए, मजबूती तो बॉर्नवीटा वाली है जो बचपन में हम बोलते थे, लेकिन इसके पीछे इसके पीछे एक और चीज है। अगर हम जून में देखते तो हम काफी गिरे पिटे हुए थे। उम्मीदें खत्म थी और लगता था सब 12,000 होगा, 11,000 होगा, 13,000 होगा। अभी हम देखें बराबर हो गया। फर्क एक ही है, क्रूड ऑयल जो $130, जो कच्चा तेल जो हम कहते हैं जैसे हिंदी में, वो वापस 90 के लगभग आ गया है। तो इंडिया का बाजार मुझे लगता है 30 से 40% की मंदी क्रूड ऑयल जहां 90 क्रॉस करता है आ जाती है। जून में आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, अभी आप क्रूड ऑयल का भाव देखें, तो क्रूड अगर हम कंट्रोल में रखते हैं, कंट्रोल मेरे हिसाब से क्रूड है 65 से 75। 65 से 75 इसलिए कंट्रोल है, 75 से ऊपर हमें अखरता है इसका दाम, और 65 से नीचे ग्लोबल ग्रोथ नहीं है, तभी क्रूड ऑयल का दाम नीचे है। तो 65 से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम है, 75 से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्रूड ऑयल अगर हम संभाल लें और बाकी हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी है जो हम सपोर्ट करके रखे हैं। और इकोनॉमी भी अपनी देखिए, अभी जो डेटा वगैरह आए हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है डाउनग्रेड सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी नीचे है, फिर भी हमारे लिए सबसे बढ़िया नंबर्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, वो मान भी रहे हैं वो लोग कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो एक इनहेरेंट मजबूती वो भी है, इनहेरेंट मजबूती। और एस्पिरेशनल बाइंग बहुत है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी नए लड़के को देखें, नौकरी लगते ही वो गाड़ी ले लेता है और एक 50,000 का फोन खरीद लेता है। तो वो 50,000 फोन खरीदने के लिए उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना है। तो उस कारण एक, मैं सबको बोलता हूँ 4% जीडीपी ग्रोथ, तो कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, हम 4% जीडीपी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद 4 से हम 8 एक्सट्रीम है। 8 के लिए तो आपको एकदम बहुत ही परफेक्ट सेटअप चाहिए, घोड़े खोल देने पड़ेंगे, सब कुछ ही बढ़िया है। 8 तो मतलब सपना देखने जैसा है। तो लेकिन 4 मिनिमम है, 4 हमारा आ जाता है, बिकॉज छोटा पर कैपिटा है, बेस छोटा है वैसे। तो 4। अच्छा अब ये बताइए बसंत जी, अब ये प्रॉमिस हम लोगों का ये है कि लोग वेल्थ क्रिएट करें, है ना, पैसे बनाएं और दिवाली के मौके पे उनको कुछ ऐसी जानकारियां हम लोग दें। क्या इस बाजार में पैसे बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है क्या? मुश्किल, वेल्थ बनाना, वेल्थ और पैसे में बहुत फर्क है। पैसा हो गया आपने बना लिया और शिमला घूम के आ गए। वेल्थ ऐसा हो गया कि आपने नौकरी छोड़ दी और घर बैठे। तो वेल्थ बनाना आज से 20 साल पहले बहुत आसान था, अब मुश्किल हो गया, बिकॉज वॉलेटाइल इतना हो गया है कि आपको वेल्थ बनाने के लिए कोई भी शेयर लेकर 3 साल 4 साल 5 साल रखना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी के कारण आपके हाथ से बाजार वो शेयर वापस छीन लेगा। तो उस कारण ये पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, जो पहले नहीं होता था। हाँ, अब लेकिन अगर आपके
मन में विश्वास है, आपको उतना स्ट्रेंथ है, कॉन्फिडेंस है। देखिए कॉन्फिडेंस बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल और नंबर्स की दूसरी होती है। जब भाव गिरता है ना तो कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं आता, बिकॉज उस समय आपको लगता है शायद आप ही गलत है क्योंकि उस भाव सही है। लेकिन शॉर्ट रन में मार्केट, जो मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल में, मार्केट कुछ भी चला जाता है। शॉर्ट रन में मार्केट इज लाइक अ ड्राइवरलेस कार विदाउट द ऑटो पायलट, वो किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी चली जाती है, वैसा है। नहीं तो मतलब हमारे दर्शकों को वेल्थ बनानी है और बसंत सर उनको गाइड कर रहे हैं। तो 20 साल पहले जो माहौल था अब वो बदल गया एकदम से। तो आज की तारीख में बनाओ तो वो 2-3 मूल मंत्र जिस पे कि आपको फॉलो करना है तभी वेल्थ बनेगी, वो क्या है? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, वेल्थ बनाने के लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क फ्री और टेंशन फ्री तो कोई अमीर हो ही नहीं सकता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क इस माहौल में इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज वॉलेटाइल बहुत हो गया बाजार। आप ज़्यादा, आज से 20 साल पहले हम लोग कैसे पैसा बनाए, हम लोग अपने पैसे डालते थे, फंडिंग करते थे और शेयर लेते थे और वो शेयर बढ़ जाता था और हमारी तकदीर पलट गई अगर कोई बोले तो। लेकिन आज के दिन उस ढंग से पोजीशन बनाकर चलाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज 20-30% तो ऐसे ही गिर और बढ़ जाते हैं। तो अभी वेल्थ बनाने का स्कीम दूसरा होना चाहिए। अभी वेल्थ बनाने का स्कीम ये होना चाहिए कि आपको अगर ईसॉप मिल रहे हैं तो आप वहां से बनाएं, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से बनाएं। शेयर बाजार से डिसप्रोपोर्शनेट पैसा बनाना, बिकॉज इंफॉर्मेशन फ्लो सबके पास है। आप कोई भी कंपनी बोल दीजिए, किसी और को पता ही रहेगा आज के दिन। सबसे बड़ा पैसा बनता है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पे, जो मुझे पता है लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन जब सभी को पता है तो फिर पैसा बनाना आसान नहीं होता। तो वो बहुत बड़ा फर्क हो गया पिछले 20 सालों में। तो आज की तारीख में फिर जैसे लोग कहते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिनके बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिजनेसेस हैं, उनको ले लीजिए और थोड़ा नॉइस को कट कर दीजिए और शांति के साथ बैठिए पैसा लेकर के, तब बनेगा। और प्लस एक एडवांटेज आज के ज़माने में इतना है, आज से 20 साल पहले अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी सैलरी उतनी नहीं थी। आज आप जब नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बहुत है, सरप्लस भी काफ़ी है। तो वो एक एडवांटेज है आज के दिन। आपको मोटे पैसे लगाकर ही बनाना पड़ेगा और शॉर्ट रन में तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है इस बाजार में। हाँ, लेकिन अगर आप एक कंपनी लिए, अब किस में बनता है पैसा? एक जर्मी सीगल करके वॉटन के प्रोफेसर है, उन्होंने कहा, बड़ा रिसर्च किया उन्होंने बोला नंबर 1 पैसा बनता है फार्मास्यूटिकल में, नंबर 2 बनती है उनके हिसाब से कंज्यूमर ड्यूरेबल में या कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल में, नंबर 3 टेक्नोलॉजी। लेकिन उनका रिसर्च 20 साल पहले हुआ था। तो आज अगर आप मुझे पूछेंगे तो अगर आपके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी का कोई ऑप्शन आया कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो नंबर 1 पैसा वहां बनेगा। लेकिन हमारी देसी टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं, वो नैस्डैक वाली कंपनी जो इनोवेटर्स है, वहां पे स्टॉक्स 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना होते हैं। यहाँ पे वो 20, 30, 40 गुना नहीं होते बिकॉज हम लोग आउटसोर्सिंग का काम करते हैं और आउटसोर्सर्स को कभी एक्स्ट्रा पैसा बनता नहीं है। तो फार्मास्यूटिकल भी हमारे यहाँ पे इनोवेटर्स नहीं है, हम लोग जेनेरिक काम करते हैं, वो जो करते हैं बना के उनको देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे आपको 20 गुना पैसा बनाना है, 30 गुना पैसा बनाना है, मैं कहाँ देखूं? इतने सारे तालाब है दुनिया में, कौन से तालाब के बगल में जाकर मैं मछली पकड़ने की चेष्टा करूं? नंबर 1 ऑप्शन वुड बी टेक्नोलॉजी के तालाब के वहां जाइए, वहां आपको कोई ऐसा स्टॉक जरूर मिलेगा जो 20, 30, 40 गुना जा सकता है। हमारे दर्शक काफी मेजॉरिटी जो है सॉफ्टवेयर से होंगे तो उनको पता है कौन सी कंपनी चल रही है। सेकंड ऑप्शन अगर आप बोलेंगे तो फार्मास्यूटिकल, लेकिन फार्मास्यूटिकल एजिंग पॉपुलेशन है, ये है, वो कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो लेकिन वैसे ही देखना चाहिए। तो जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी में पैसा बनेगा और हमारी आपकी सबकी लाइफ को वो टेक्नोलॉजी बहुत टच करने लगी है। तो आप कह रहे हैं कि भारत वाली जो प्लम्बर है बेसिकली दूसरे के लिए काम करती है, वो प्रोडक्ट वाली कंपनीज कम है। तो एक तो ये हुआ कि हम नैस्डैक वाली कंपनी में जाएंगे, वहाँ तो बड़ी बुरी हालत है आजकल, कितना गिरे पड़े हुए सब। नहीं, वो बढ़ते भी वैसे हैं और गिरते भी वैसे हैं। वहाँ पे सर आप कोई नैस्डैक खोल लीजिए, कोई दिन 50% गिरता है, 50% बढ़ता है। मतलब हमारे जैसे तो आदमी परेशान हो जाए, हो क्या रहा है यहाँ पे। बट वो वहाँ पे ऐसे बढ़ते भी ऐसे, घटते भी वैसे। वहाँ का रिस्क एपेटाइट ही दूसरा है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट वहाँ पे और यहाँ पे सेम। अगर इंडिया में हमको करना है जी, मैं तो देसी आदमी हूँ, एकदम मुंबई में रहता हूँ, कंज्यूमर हूँ मैं। बेसिक कंज्यूमर नहीं, कंज्यूमर में ही आपके बड़े पैसे बनेंगे। कंज्यूमर में हाँ, लेकिन एलोकेट मोटा कंज्यूमर मतलब ये जो FMCG वाली कंपनीज नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज करें, मजे करें। पिज्जा वाली कंपनी, पिज्जा, बर्गर वाली, बर्गर पिज्जा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाली
अच्छा आप बताइए। नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर एग्जांपल फैशन रिटेलिंग आज के दिन, जो कपड़े, बिकॉज आपको देखना है कि $2000 पर कैपिटा से $3000 जाएगा तो क्या बढ़ता है इंडिया में। सो आप कंज्यूमर, लेकिन सब महंगे हैं, 100 के पी, 50 के पी, 70 के पी, 80 के पी। लेकिन जब बाजार घटता है या जब वो स्टॉक्स करेक्ट होते हैं, आप लेके 3 साल 5 साल का व्यू बनाए। देखिए जो बात कोई करता नहीं आज के दिन, जो 20 साल पहले और अभी क्या होता था, 20 साल पहले हम 1 साल स्टॉक रखते थे, ₹1 टैक्स नहीं लगता था और सारा पैसा हमारा होता था। आज के दिन LTCG STCG आ गया पूरा, और उस कारण आप अगर ज्यादा पलटी कर रहे हैं स्टॉक्स को तो आपको बेनिफिट मिलता नहीं है। मुझे लगता है कि लंबा रखना है, तब कंज्यूमर और बैंकिंग में आपके पैसे बनेंगे और स्टडी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन रिटर्न चेज करने से ज्यादा पैसे ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा फायदा आएगा कंज्यूमर में। और अच्छा बैंकिंग में उनका काम क्या होता है? लोन देना और डिपॉजिट लेना जी, और जो अंतर है वो कमाई। बिल्कुल, इतना सिंपल है क्या? नहीं, सिंपल तो है कि लोग बहुत सारे काम करते हैं तो समझ नहीं आता। देखिए जिस दिन आपने किसी को लोन दिया, हाँ, उससे लेना आसान है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको तो डिपॉजिट चुकाना पड़ेगा। हाँ। तो इसीलिए बैंकिंग में डिस्कवरी बहुत फास्ट होती है, बिकॉज एक बैंक आती है, सबको पता होता है बैंक कौन सी है। बट कंज्यूमर फाइनेंस, फॉर एग्जांपल एक कंपनी हमारे पास हमारे स्मॉल केस में, और पहले हमने बहुत पैसे बनाए, बजाज फाइनेंस, इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन मुझे आज भी लगता है, रिकमेंडेशन नहीं है कि 7,500 का स्टॉक है, आपको 4-5 साल में 20,000 दिख जाएगा। अब आप बोलेंगे 7,500 का 20,000 होगा क्या? होएगा, और क्योंकि वो बजाज फाइनेंस है, आप थोड़ा एलोकेट भी ज्यादा कर सकते हैं, आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन इस ढंग से आपको कंपनियां लेनी है, 2 टाइप की, एक जिसमें ग्रोथ है और दूसरा आप कितना विश्वास करके उस कंपनी में पैसा डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा डालेंगे तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिलेगा। तो जो वेल्थ बनाने के लिए बड़े बेताब लोग हैं, और होना भी चाहिए, तो आपने कहा ना आपको भरोसा होना चाहिए, वो भरोसा वाली जो चीजें वो बताइए जो बसंत जी अपने लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, भरोसा एक तो पुराना आपको देखना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बजाज फाइनेंस का देखा पीछे की पूरा हिस्ट्री, वो क्या बोले और वो की है। अभी देखिए हमारे नए जो जनता है सब पूना वाला फिनकॉप देखते हैं। मैं स्टॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ सो दैट इनको समझ में आए। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, जो भी नाम यहाँ लिए जा रहे हैं ये बसंत सर की तरफ से रिकॉर्ड नहीं कि आप जाके कल वही खरीद लें। हाँ। ये समझाने के लिए, उदाहरण के लिए है, आप इनकी खुद पढ़ाई करिए, फिर आपकी जो मर्जी है वो करें आप। तो पूना वाला की बड़ी चर्चा होती है क्योंकि लोग बोलते हैं ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है, लेकिन एक कंपनी जिसका नेटवर्क सेट है और दूसरी कंपनी जो ट्राई कर रही है बजाज फाइनेंस बनने की, बोलते हैं कि द नेक्स्ट बजाज फाइनेंस इज बजाज फाइनेंस इटसेल्फ। बात वही वाली बात है। तो आप इतना दिमाग लगाकर एक नेक्स्ट ढूंढने अगर जा रहे हैं तो मुझे उसमें ग्रोथ चाहिए 40%, क्योंकि ये वाली से 20-22 बढ़ेगी। अगर उसमें भी 20% ग्रोथ है, इसमें भी 20% ग्रोथ है, और क्योंकि वो थोड़ी सस्ती है वो लेने की चेष्टा ना करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके एक एस्टैब्लिश लीडर है जिसमें ग्रोथ काफी है तो आपको वहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक ब्रॉडकास्टिंग हाथी बन रहा है 2 कंपनियों की मर्जर करके। मैं जी की बात कर रहा हूं, हमारा इंटरेस्ट भी है उसमें। करेक्ट। आप बेसिक अरिथमेटिक करें, 25,000 करोड़ का नेटवर्थ पोस्ट मर्जर हो जाएगा जी पे। क्या ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में 20% का आरओई बन सकता है? मेरे ख्याल से बन सकता है। 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं बनेगा तो क्या बना फिर? 5,000 करोड़ कंपनी कमाएगी। पोस्ट मर्जर मोटा मोटी 210 करोड़ शेयर होंगे उसके, तो 50-60 हजार करोड़ मार्केट कैप में आपको आज के दिन कंपनी मिल रही है जो 5-7 हजार करोड़ कमा सकती है। अब अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, उसके अगले साल कमाए, मुझे नहीं पता कब कमाएगी। हमारा इंटरेस्ट है, रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस यहां पैसा बन सकता है। अच्छा, बाजार क्या है ना, मेरा बहुत शॉर्ट रन का है। बाजार बोलता है पहले मर्जर हो जाए फिर हम बात करेंगे। जैसे हम शादी में जाते हैं ना, हम बोले भाई शादी हो जाए तो हम शगुन के 101 रुपए दें। अब शादी नहीं हुई तो हम क्यों दे पैसे? अभी तो होएगी, दोनों बैठ गए मंडप पे तो शादी तो होनी है, उसी के पैसे आपको मिलेंगे आर्बिट्राज के। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप अगर वेट करेंगे क्लैरिटी का तो भाव भी क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। क्लैरिटी से भाव देने पड़ेंगे। तो आर्बिट्राज यही पैसा यही बनता है जब आप एक रिस्क लें, कैलकुलेटेड लें कि ये मर्जर होगा कि नहीं, कि बजाज फाइनेंस और बड़ा होगा कि नहीं। इस ढंग से ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा आपको रिस्क लेकर उस पर व्यू लेना होगा। शादी में आप जयमाल गंजार करेंगे, उधर खाना शुरू हो गया है। आप जयमाल के बाद जाएंगे तो सेकंड लाइन में आपको मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि थोड़ा पहले से समझे, आप अर्ली बर्ड बनेंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। तो ये एक अच्छा आपने ऐसे सेक्टर्स हैं बसंत सर जहाँ पे बहुत चेंज हो रहे हैं। जैसे एक ऑटो सेक्टर है, अब वो इलेक्ट्रिक वाले भी आ रहे हैं, नई बैटरी भी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है उस सेक्टर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
जो पुराने वाले प्लेयर्स हैं उसमें से आप देखिए हीरो मोटो ने अब वो अपनी विदा करके लॉन्च की, टीवीएस भी एक ले आए, थोड़ा सा लेट हो गई है, उससे पहले कुछ अनलिस्टेड वाले बड़े प्लेयर्स आ गए। ये पूरा सेक्टर आपको अच्छा लगता है कि नहीं? ऑटो में मुझे एक ही स्टॉक अच्छा लगता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टॉक है, जिसका इंडिया से ज़्यादा नाता नहीं है। वो चाइना में ज़्यादा बेचती है क्योंकि चाइना में 3-4% जीडीपी ग्रोथ है, उसके हर महीने उसके नंबर आते हैं, लोग उसकी पिटाई करते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, फिर घटा देते हैं। लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू है, आप जाके उसका प्रेजेंटेशन पढ़ें, पहले वो कहती थी मैं 6 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा, अब वो कहती है मैं 4 लाख गाड़ी पे ब्रेक इवन करूंगा। तो वही फर्क है ऑटो में। मुझे लगता है कि आपको ऑटो में लेना है तो आपको 5 साल 10 साल का व्यू से लेना है। आप अगर आज के दिन गाड़ी लेंगे, अगर आप 50 लाख की गाड़ी ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो आप क्या इलेक्ट्रिक लेंगे कि डीजल वाली लेना पसंद करेंगे? नॉर्मली आप बोलेंगे वेट करते हैं यार, इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई एंड में तो इलेक्ट्रिक पूरा मार्केट खा जाएगा अगले 3-4-5 साल तक। तो आपको एज अ कंज्यूमर सोचना है, इवन वाइल यू आर एन इन्वेस्टर। तो उस ढंग से मुझे लगता है एक ही कंपनी, जो भी कंपनी ऑटो में जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। और वर्ल्ड टेस्टेड टेक्नोलॉजी तो एक ही के पास है, बाकी तो स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी तो भी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या सीमेंट को मानते हैं एफएमसीजी? सीमेंट तो एफएमसीजी बना दिया गया है, बना दिया गया ना बिकॉज वो भाव घटाते नहीं है, कार्टेल बन गया। चाइना से सीमेंट आ नहीं सकता है इंडिया, इंडिया से सीमेंट जा नहीं सकता चाइना। और स्टील और सीमेंट में यही फर्क है, हाई इन बल्क एंड लो इन वैल्यू है। तो सीमेंट एक हिसाब से एफएमसीजी नहीं होकर भी एफएमसीजी है कि वो फास्ट मूविंग नहीं है। कंज्यूमर गुड तो है बट फास्ट मूविंग नहीं है। तो अभी सीमेंट में बड़ी उथल पुथल चल रही है। मुझे लगता है सीमेंट का वर्स्ट बिहाइंड है। और सीमेंट में नीरज जी प्रॉब्लम ये था, कोल का दाम बढ़ गया था, सारे इनपुट के कॉस्ट बढ़ गए थे, जो अब धीरे धीरे घट रहे हैं। अब अभी आप सितंबर रिजल्ट देखेंगे, बोलेंगे अरे अरे ये तो रिजल्ट में तो कुछ आया नहीं। इनके पास पुराना इन्वेंट्री है जो जैसे ही रन डाउन होगा, आप दिसंबर में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। दिसंबर में ये बात आप सही कही। अच्छा, सीमेंट, पेंट या होम इंप्रूवमेंट में सब में बड़ा कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज यहाँ पे चल रही हैं। प्रीमियम सेगमेंट आप देखिए कितना चल रहा है। लुई विता की रिपोर्ट आपने पढ़ी कल आई थी, क्या जबरदस्त वहाँ पे मतलब अमीरों के जलवे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया एक ऐसी खास कंट्री है जहाँ पे टाटा की 1 लाख की नानो फेल हो गई। मतलब लाख रुपए की गाड़ी किसी को नहीं लेनी। अब मुझे याद है बहुत साल पहले एक जीन्स आती थी, ऑफ द टॉपिक है कि नहीं मुझे पता नहीं, न्यूपोर्ट, गुड जीन्स फॉर लेस, 399। तो मैं न्यूपोर्ट पहनकर अगर आपके ऑफिस आऊंगा, आप बोले क्या बसंत जी 399 की जीन्स लिया क्या आपने? तो इंडिया ऐसी कंट्री हो गई जहां आदमी ज्यादा सस्ता अगर है तो मुझे ही पता रहे कि ये सस्ता है। अगर सबको पता चल जाता है कि सस्ता है तो मैं लेने में थोड़ा इनकार करता हूँ। आप सही कह रहे हैं। ये न्यूपोर्ट की जीन्स जब मैं कॉलेज में था उस जमाने की, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जीन्स फॉर लेस। हाँ, और एक जीन्स और नाम भूलने जाती, जो कपड़ा आता था कटा कटाया पूरा, आपको खाली स्टिच कराना होता था तो उसमें वो टैग लग गया था, अच्छा ये वो वाली है, उसका कलर भी दिख जाता था दूर से। ऐसे बहुत सारे इंडियन फुटवियर कंपनीज हैं जो इस चक्कर में हमको लगता है कि वो बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद नहीं कर पाएंगी। ये बड़ी दिलचस्प आपने बताई। तो ये जो प्रीमियम का पूरा एक दौर चल रहा है, जैसे अभी आपने एक चड्डी बनियान वाली कंपनी की बात की, नाम ले लेते हैं हम लोग, पेज इंडस्ट्रीज, कितना 50,000 रुपये का शेयर हो गया और लोगों के अंदर एस्पिरेशन है। तो एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जो इसी बात पे थी कि अंडरगारमेंट की जो मार्केट है पूरी, लड़कियों की भी लड़कों की भी, वो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, क्यों कर रही है। तो उसमें उसकी थीम ये थी कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, शहर से बड़े शहर से दुबई घूमने जाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो डेली की चीज़ें वो अपग्रेड होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है ये ड्राइव कर रही है। बिल्कुल। लेकिन वो शेयर 50,000 गए। नहीं, शेयर 50,000 है तो आप एक ही ले, आपको क्यों ज़्यादा लेना है? अच्छा, उसमें खास बात है, ये होजियरी कंपनीज आपने नाम लिया, अच्छा, उनका इनपुट कोलैप्स हो रहा है। कॉटन के अगर आप यान का दाम देखें तो यान वालों का यान ही नहीं बिक रहा है, कॉटन नहीं बिक रहा है। तो इनपुट कोलैप्स जब होगा तो ये अपना दाम सस्ता नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि अब ये अंडरवेयर आप 50% मोर ले लीजिए उसी प्राइस पे। तो उस पे क्या होता है, फिर इनका मार्जिन आ जाता है, या तो उसको एडवर्टाइजिंग करेंगे या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। तो इस टाइप की आप कंपनी ढूंढे, बिकॉज कमोडिटी डाउन साइकिल में कमोडिटी इनपुट वाली कौन सी कंपनियां हैं जो अपना सेलिंग प्राइस नहीं घटाएगी, वहां अच्छा पैसा बन सकता है। ये कहाँ घटाते? आज तो मैंने सुना नहीं कभी घटाया। ये नहीं घटाते। आपके पिज्जा सस्ता नहीं होता, आपकी ये जीन्स सस्ती नहीं होती, कपड़े सस्ते नहीं होते। तो ये काफी कंपनियां। 2 दिन पहले ये खबर आपने पढ़ी होगी कि पाम ऑयल के दाम घटे हैं, तो कंपनियां जो है अपने साबुन के दाम घटाएंगी।
तो उन्होंने कहा हाँ हमने घटा दिए, पहले 4 का पैक 140 का मिलता था, अब 5 का पैक 154 का मिलेगा। तो मतलब अब आपको अगर 2 रुपये सस्ता साबुन लेगा तो 5 खरीदने पड़ेंगे। राइट, सही बात। ये प्राइसिंग पावर है इनके पास। तो इस तरह के थीम्स को वहाँ पे देखना चाहिए। बसंत जी, चूंकि हम लोग अब काफ़ी करीब पहुँच रहे हैं उस तरीके, तो जो ये पूरा एक हम लोग एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक अपने दर्शकों को एनरिच करना चाहते हैं, उनको समृद्ध बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स पे हमने चर्चा की। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में रखना चाहें कि एक दो थीम, एक दो आइडियाज जो इस समय आपके दिल के करीब जिनको आप पढ़ रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। मुझे लगता है अगर आपको रिस्क वाला स्टॉक लेना है तो मिड कैप आईटी में रिस्क है, लेकिन मेजर पैसा वहां बनेगा। आपका $78 का 82 हाफ हो गया। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ रहा है, तब तो आप सारे शेयर भी बेच दें, आईटी हो या सीमेंट हो, सब बेच के आराम से भगवान का नाम लें, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप 2 मिनट के लिए भी सोच रहे हैं कि 3 से 4 से 6 महीने का प्रॉब्लम है, तो आपको मिड कैप आईटी में चुनिंदा शेयर अभी कोई भी आप लेंगे, वो मुझे लगता है वहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आपको 82 हाफ का डॉलर मिल रहा है, जो पहले आपको 78-75 का मिलता था। उस ढंग से अगर आपको स्टेडी ग्रोथ देखना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मीडिया कंपनी की बात की आपके साथ अभी, वो एक एफएमसीजी ही समझ लीजिए, कंज्यूमर ही है, मीडिया तो कंज्यूमर है। अगर जनरल एंटरटेनमेंट में आप जाते हैं तो एक कंपनी हो गई जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फॉर एग्जांपल, वो एक अच्छी कंपनी है। तो इस ढंग से आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं। हाँ, फिर अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो जो स्टैंडर्ड आइटम्स है वही लेने हैं, तो स्टैंडर्ड आइटम्स में रिटर्न भी स्टैंडर्ड बनेंगे। अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना है तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। तो मतलब एक जो आलसी इन्वेस्टर है और एक जो बड़ा चकड़ वकड़ है, थोड़ा रिस्क ले सकता है, दोनों के लिए है भाई। अपने अपने फिर प्रॉफिट भी है वैसे ही, बिल्कुल। और प्लस देखिए, बिना रिस्क के तो अमीर नहीं हो सकता कोई। ये क्या है, शेर है ना कि वो रिस्क है तो इश्क है, और रिस्क लेंगे तो ही भाई पैसा बहुत बनेगा। लेकिन जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका पैसा नहीं बनेगा, उनके लिए बन सकता। उधर वाला प्रिस्क्रिप्शन है, दोनों तरह के लोग ले। इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग है, ये भी हम लोग सुनते हैं कि घास को ग्रो करते हुए देखना। फिर एक होता है कि नहीं भाई बहुत समय हो चुका, हमको दौड़ना है। तो बाजार सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। बसंत सर ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपने एटीट्यूड को पहचानिए कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, और उसी तरीके के निवेश में आप जाइए। पीस ऑफ माइंड बनाए रखिए, दिवाली को बढ़िया से मनाइए और वेल्थ अपनी क्रिएट करिए। बस आप लगे रहिए, हटिए मत वहाँ से, और अपना पैसा आपका बन जाएगा। बसंत सर, दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया नॉलेज आपने दिया। बहुत सारे हम लोगों ने स्टॉक आइडियाज़ भी डिस्कस किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप पसंद है तो आप उनको पढ़िए और फिर अपनी कॉल लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। देश भर में इस त्योहारी सीजन में काफी धूम है, बाजार जगमग है, लोगों के फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, और आप और मेरे जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, शॉपिंग तो भरपूर हो रही है। तो इसी का एक पल्स CNBC आवाज लेकर आ रहा है। इस खास स्पेशल में मेरे साथ आज है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौरभ कालरा। हम सब जानते हैं कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का वेस्ट और साउथ जोन मैकडॉनल्ड्स वाला ब्रांच वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट हैंडल करता है। तो वेलकम टू द शो सौरभ। थैंक यू वेरी मच। आवाज पर स्वागत है। मुझे बताइए, ये फेस्टिव सीजन में बाहर जब आप जाते हैं, मॉल्स में चमक धमक है, आप जैसे ब्रांड्स के लिए कितना उत्साह है? फुटफॉल की सिचुएशन क्या है? वो काफ़ी उत्साहवर्धक है। बाहर का एनवायरनमेंट अगर हम देखेंगे, मॉल्स में स्पेशली आपने जैसे बोला 2 साल के बाद करीबन मॉल्स आज उतने ही वाइब्रेंट हैं, वो पहले वाली फेस्टिविटीज़ की फील आती है वहाँ पे। और हम देख रहे हैं ये इसका मैकडॉनल्ड्स पे भी काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है, स्पेशली शॉपिंग रिलेटेड टाइम में। हमने देखा जो अप्रैल में जून में भी जो फेस्टिवल्स थे उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। इनफैक्ट थिएटर जो पीछे पहले इतना अच्छी रिकवरी नहीं करी थी, उसने भी अप्रैल में जून में वापस रिकवरी करी। तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं, हमें अच्छा लग रहा है, काफ़ी उत्साह है मार्केट में, और हमें लगता है कि ये ट्रांसलेट होगा हमारे लिए भी सेल्स में। जब आप कहते हैं ट्रांसलेट होगा सेल्स में, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्या आप सीधे FY19 प्री कोविड टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वही एक बेंचमार्क होगा एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखाने के लिए? 2 साल बीच में तो बाय डिफॉल्ट चल गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जब मैं आपसे कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट जब Q1 के भी हमने रिजल्ट डिक्लेयर करे, तो डाइन इन हमारा प्री कोविड विच सेम क्वार्टर ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा था ऑन FY29 की तुलना।
FY20 की तुलना में, जो कि अप्रैल में जून 19 का जो पहले कोविड के पहले का टाइम था, तो उससे भी 15% ऊपर था। हमने सेम स्टोर्स में भी अगर हम देखते थे तो कंपैरेटिवली भी वो हम 10 से 12% ऊपर थे। तो हम काफ़ी खुश थे इस बात से कि डाइन इन जो लोगों को लग रहा था रिकवर होगा कि नहीं होगा, वो बहुत अच्छा रिकवर किया। इसके अलावा अच्छी बात ये है कि जो नया यूज़ केस ओकेजन जो ये पैदा हुआ डिलीवरी के लिए, वो भी मेंटेन्ड और वो भी ग्रो कर रहा है। तो इनफैक्ट आर Q1 नंबर्स 40% की ग्रोथ थी, जिसमें डिलीवरी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था ही, डाइन इन ने भी 15% का इजाफा देखा प्री कोविड जो FY20। तो ये तो Q1 की बात हुई जो सब लोग जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि गणेश उत्सव हुआ, नवरात्रि हुई, अब दिवाली आएगी, अब छुट्टियां भी हैं, तो डाइन इन का एक्सपीरियंस कितने लोगों ने ज़्यादा लिया है इस फेस्टिव सीजन के दौरान, या दिवाली तक कितना और ले पाएंगे? तो अभी तो हम साइलेंट पीरियड में चल रहे हैं, तो इसलिए आपको मैं नंबर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता पाऊंगा कि Q1 में हमने काफ़ी इजाफा देखा और मोमेंटम कंटिन्यूड है। तो मोमेंटम इफ़ एनीथिंग ऊपर ही जा रहा है। तो हम बहुत खुश हैं इस बात से कि बहुत सारे स्टोर्स जो डाइन इन रिलेटेड स्टोर्स थे वहाँ पे बहुत चहल पहल है। और जब हम देख रहे हैं स्पेशली मॉल स्टोर्स बहुत ही अच्छे नंबर कर रहे हैं, मॉल फूड कोर्ट बहुत बहुत अच्छे नंबर कर रहे हैं। इवन हाई स्ट्रीट पे जो लास्ट टाइम वो सबसे पहले रिकवर किए थे प्री कोविड नंबर के लिए, उन्होंने भी कंटिन्यू किया है अपने अच्छे औसत को जो वो मेंटेन कर रहे थे। तो हमारे लिए जो Q1 का नंबर हमने तभी बोला था कि ये सॉर्ट ऑफ बेस लाइन नंबर है और कंटिन्यूसली देखेंगे हम इस पे कैसे इंप्रूव कर सकें। हमें लगता है क्योंकि कि इसके बाद तो क्योंकि आप मोमेंटम पिक ही करेंगे, क्रिसमस आएगा, फिर ऑफ कोर्स ईयर एंड होगा, तो आई एम गेसिंग वो फेस्टिविटीज के आसपास पिकअप देखने को मिलता है। लेकिन इसे अगर आप एक नॉर्मल डे से कंपेयर करें, फेस्टिव सीजन को नॉर्मल टाइम से कंपेयर करें, जब स्कूल चल रहे होते हैं और यहाँ पर छुट्टियाँ होती हैं, कितना फुटफॉल बढ़ता है और किस तरह के आउटलेट्स में वो फुटफॉल बढ़ता है? सो जो डाइन इन का जो फुटफॉल होता है वो रिलेटिवली बढ़ता है। वो बढ़ता है हर एक तरह के स्टोर में बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पे नेबरहुड है, जहाँ पे होम जनरेटर जो बोलते हैं हम उसको, जहाँ घर ज़्यादा है। जैसे मैं एरिया बताऊंगा आपको, कांदीवली में जैसे वो पूरा का पूरा एक बड़ी लोकेलिटी है, वहाँ काफ़ी अच्छा सेल का इजाफा होता है। लेकिन सारे के सारे मॉल्स, बिकॉज मॉल्स काफ़ी कुछ करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, सेल का टाइम भी होता है, प्लस शॉपिंग होती है क्योंकि त्यौहार का टाइम है, इसके लिए इंडिया में शॉपिंग काफ़ी होती है। तो उसके चक्कर में मॉल्स की सेल बढ़ती है, जो हमारे हाई स्ट्रीट स्टोर है उनकी सेल बढ़ती है, और जो रेजिडेंशियल रिलेटेड स्टोर है उनमें भी काफ़ी इजाफा होता है। और यहाँ पर क्योंकि हम ये डाइन इन की बात कर रहे थे, आपके डिजिटल सेल्स में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। स्पेशली Q1 में मैं नोटिस करी थी 55% आपके रेवेन्यूज़ डिजिटल से आए। तो जब आप डिजिटल कहते हैं, क्या ये वो लोग हैं जो आपके ऐप पर जाकर ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं? जोमेटो स्विगी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कस्टमर को अपने देखते हैं कि ये ओमनी चैनल की हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कस्टमर को सेम एक्सपीरियंस मिले अक्रॉस टच पॉइंट्स। तो डाइन इन जैसे है, तो जैसे आप देखेंगे इस रेस्टोरेंट में भी हमारे पास सेल्फ ऑर्डरिंग कियोस्क है, तो इसको हम डिजिटल चैनल बोलते हैं बिकॉज हम इंक्लूड करना चाहते हैं ये हमारा डिजिटल एनवायरनमेंट इससे। फिर एक और ऐप है जिसमें कस्टमर्स को ऑफर मिलती है, रेगुलर कस्टमर उसमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं, उसको हम मैकडॉनल्ड्स ऐप बोलते हैं, लॉयल्टी ऐप है वो। तो उस ऐप में भी ऑफर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है, वो भी डाइन इन रिलेटेड है कम्प्लीटली। इसके अलावा जो हमारी अपनी ऐप है जिससे हम डिलीवरी करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। थर्ड पार्टी ऑपरेटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो जब हम 55% की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारे डिजिटल चैनल हमारे सेल को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो डिजिटल के जरिए से जितनी सेल आती है हम उसको अपनी डिजिटल सेल बोलते हैं। इसमें 3PO इंक्लूडेड नहीं है और इसमें ये डिलीवरी सेल का भी नंबर नहीं है। तो क्योंकि आप अपने ऐप को भी इस समय एक्सेसिवली पुश करना चाहते हैं इस ओमनी चैनल अप्रोच में, इस समय किस तरह के डाउनलोड्स हैं और वहाँ पर लार्जली किस तरह का आपको डेली एवरेज यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है? सो हम जनरली ब्रेकअप तो नहीं देते हैं, लेकिन पिछली क्वार्टर में भी जब हमने रिजल्ट अनाउंस करे थे तो ऑलमोस्ट एक्टिव यूजर्स, मंथली एक्टिव यूजर्स माओ बोलते हैं उसको, हमारा 1 मिलियन आ गया था। तो वो 10 लाख का मंथली एक्टिव यूजर बेस आ गया था। तो हम काफ़ी खुश हैं बिकॉज वी आर सीइंग लॉट ऑफ ट्रैक्शन उस वाली फील्ड पे, और बहुत लोग जो हमारे ऐप पे ऑर्डर करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं उस ऐप पे। तो बिकॉज रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, तो बेस्ट इन क्लास रिटेंशन है हमारा उसमें। कन्वर्जन भी जो आदमी ऐप खोलता है से एग्जिट करता है काफ़ी अच्छा है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बेस्ट इन क्लास कन्वर्जन रेशो है, और एक्विजिशन जो मंथली अमाउंट है वो 10 लाख पे फर्स्ट क्वार्टर में थे,
और ये मेंटेन करेंगे। ओके अब यहाँ से प्लान क्या होगा अगर स्केल आपने करना है, क्योंकि आपके 25 साल हुए हैं भारत में रहकर, अब अगले 25 सालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्या होगी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 2 डल ईयर्स देखे हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने, तो जब स्केल करेंगे तो क्या स्टोर फ्रंट ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि ऑफलाइन ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर इक्वल बिजनेस आपको लग रहा है आपको पैसा खर्च करना होगा ऑनलाइन के लिए भी? तो इसको मैं वैसे नहीं देख पा रहा हूँ, हम जैसे देखते हैं इसको हम बोलते हैं कि ओमनी कस्टमर है, ये कस्टमर की डिफरेंट नीड हैं, उसके हिसाब से स्टोर ओपनिंग होगी। सो जैसे बहुत सारे स्टोर, अगर हम डिलीवरी की भी सेल करते हैं तो हमको रेस्टोरेंट तो चाहिए, और हमने बहुत बार करके देखा है ये मैथ्स कि हम ओनली डिलीवरी प्लेयर तो नहीं बन पाएंगे। तो आप देखेंगे मैकडॉनल्ड्स में इनफैक्ट बहुत जगह आप देखेंगे कि ड्राइव थ्रू भी होगा, साथ में टेक अवे विंडो होगी अलग से, डाइन इन होगा, और वही किचन डिलीवरी कर रही होगी, बिकॉज हमारी किचन की कैपेसिटी ग्लोबली बहुत हाई होती है। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये ओमनी चैनल पे भी काम करें। तो आप स्टोर फ्रंट्स देखेंगे बहुत सारे, जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं अगले 4-5 साल में हमारा कोशिश है कि 200 से 300 स्टोर और खोलें। तो टोटल काउंट आपका फिर 500 से ऊपर रहेगा या 500 तक होगा? बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी 500 पे पहुंचा जाए। हमने पिछली बार ऑलरेडी अमित ने अनाउंसमेंट किया था कि हम 500 स्टोर अगले 3 से 4 साल में करेंगे टोटल। तो वो उस पे हम ऑन ट्रैक हैं, और हमें लगता है हम काफ़ी खुश हैं एक्चुअली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टियर 2 इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, टियर 2 को टाइम लगता था, 5-6 साल लगते थे एक नॉर्मल सिटी की एवरेज में आने के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसको देख के हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ये टियर 2 में ये चेंज हो रहा है, और हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ग्रोथ में जो टियर 2 की है। तो जब आप कहते हैं टियर 2, तो सबसे ज़्यादा क्या फिर फोकस टियर 2 टाउन्स में ही ग्रो होने का होगा, या फिर इफ़ यू कंपेयर टू ये आपके जो मेट्रो शहर हैं? मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस समय QSR सेगमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ बड़े ब्रांड्स ही नहीं, छोटी कंपनियां भी जो हम लोकल डोमेस्टिक ब्रांड्स जो उभर कर आए हैं वो भी आपको टक्कर देते हैं। तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं, किस तरह के एरियाज में सबसे ज़्यादा ग्रो और मार्केट शेयर को मेंटेन करने का इरादा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, बिकॉज यही बात हम लोग करते रहते हैं अपने बोर्ड रूम में भी, लेकिन हम बहुत क्लियर है, हमारा कंपटीशन कोई दूसरी दुकान नहीं है, कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। हमारा कंपटीशन जो है एक्चुअली कस्टमर्स के यूज़ केसेस है, कि हमारे कस्टमर कहाँ खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। जब डिलीवरी में आज की डेट में अगर कोई IPL का मैच देख के अगर डिलीवरी ऑर्डर करता है तो हमारा तो वो यूज़ केस कंपटीशन है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो अभी हम काफ़ी इस बात से खुश हैं कि बहुत सारे मैकडॉनल्ड के यूज़ केस ओकेजन जो कोविड के टाइम पे बंद हो गए थे वापस आ गए हैं, इनफैक्ट प्री कोविड से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा हर जगह, वेदर ये बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, सब जगह हम ग्रोथ देख रहे हैं। तो मुंबई में हमने करीबन 5 से 10 स्टोर हर साल खोले हैं। मुंबई में तकरीबन 100 स्टोर हैं हमारे, बट मुंबई में भी हमें लगता है कि हम 5 से 6 स्टोर हर साल खोल सकते हैं, और ये ज़रूरी भी होगा, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो ये बड़े शहरों में लीडरशिप मेंटेन करें और छोटे शहरों में और स्टोर खोलें, ऐसा हमारा मानना है। टिपिकली तभी हमारे करीबन, जैसे मैंने आपको बोला, हम 20 से 25 स्टोर कन्वेंशनली खोलते आए हैं। अगर हमको ये 200 स्टोर करने हैं तो 40 स्टोर खोलने पड़ेंगे साल के, 40 के ऊपर। तो अगर ये करना है तो जो हम बड़े शहर में करते थे वो तो करते आए, चलता जाएगा। और इसके अलावा जो एडिशनल स्टोर है वो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ टियर 2 से आएंगे, और काफ़ी कुछ ड्राइव थ्रू भी होंगे, हाईवे के भी स्टोर होंगे। सो ऐसा लग रहा है ग्रोथ लेकिन राउंडेड होगी, एक रीजन को स्क्यूड नहीं होगी या किसी सिटी स्पेसिफिक को स्क्यूड नहीं होगी। आप कह रहे हैं एक राउंडेड ग्रोथ का फोकस रहेगा। इस राउंडेड ग्रोथ को अचीव करने के लिए जहां पर आपका प्राइमरी फोकस है, इन स्टोर ग्रोथ भी है, डिजिटल सेल्स भी करने हैं, किस तरह का इन्वेस्टमेंट वेस्टलाइफ डेवलपमेंट करेगा? हम ऑलरेडी मार्केट प्लेस में एक इंडिकेशन दे चुके हैं कि 800 से 1000 करोड़ के आसपास का हम नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे टू फंड दिस ग्रोथ, और ताकि हम ये कर सकें। टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की ग्रोथ ही है एक्चुअली, इसमें री इमेज भी इंक्लूडेड है, जहाँ पे हम अपने स्टोर्स जो पुराने हो जाते हैं उनको अप टू डेट लाते हैं, ताकि हर स्टोर में जो डिजिटल स्टोरी की मैं बात कर रहा था वो हर स्टोर में प्ले आउट हो सके। सो वैसा हमारा मानना है कि दिस विल बी गुड इनफ टू फंड फॉर आवर ग्रोथ, एंड दिस विल बी पैन वेस्ट एंड साउथ। जी, जैसे मैंने बोला राउंडेड ग्रोथ होगी वेस्ट और साउथ की। सो टिपिकली जैसे मैंने बोला 40+ रेस्टोरेंट
हम करना चाहते हैं। 40 to 50 का रन रेट, नया रन रेट आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो उतने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं हर साल। ओके, तो अच्छा खासा स्केल देखने को मिलेगा, लेकिन इस स्केल में कंपनी अपना मेन्यू भी थोड़ा सा बदल चुकी है। और क्योंकि हम मैकडॉनल्ड्स में हैं तो पेट पूजा तो बनती है। हम करेंगे कुछ खास ऑर्डर, आप फटाफट लौटिएगा इस ब्रेक के बाद और बात होगी कि क्या नया दिखने वाला है मैकडॉनल्ड्स के मेन्यू में। देख रहे हैं CNBC आवाज की एक खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सौरभ कालरा से, और चर्चा यही है कि यहाँ से बिजनेस में किस तरह का स्केल देखने को मिलेगा। हम इनफैक्ट हमारे ऑर्डर का इंतजार कर ही रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर हमने दे दिया है। आपके मेन्यू में मैंने देखा काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली है, स्पेशली आपने जो वो गुरमे मेन्यू इंट्रोड्यूस किया, उसका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा और वो कितने फुटफॉल्स को स्टोर्स में लाने में मदद करता है? हमारे लिए ये एक स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। पहले प्री कोविड के टाइम पे मैकडॉनल्ड्स बहुत स्नैकिंग डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता था। फिर हमने ये कॉन्शियसली 2016 से चेंज करना चालू किया। हमने नए महाराजा मैक लॉन्च करे थे उस समय, और काफ़ी कुछ किया था कि हम एक मील के लिए भी, एक पेट भरने वाली मील, फिलिंग मील के लिए भी हम प्ले कर सके। तो फिर फाइनली जस्ट बिफोर कोविड, इन कोविड हमने काम किया मेन्यू के ऊपर ऑन द बैक एंड। थैंक यू। मेन्यू के ऊपर काम किया एट द बैक एंड और ये गुरमे बर्गर कलेक्शन लॉन्च किया। दिस इज़ फिलिंग बर्गर्स। हम बहुत एक्साइटेड है इसके लिए, रिस्पांस बहुत अच्छा है इसका। और ये जो आप डिफरेंशिएटेड रिजल्ट देख रहे हैं मार्केट प्लेस में, स्पेशली कॉम्प जो आपने Q1 में भी देखा, ये बहुत कुछ इसका रीज़न गुरमे बर्गर कलेक्शन था। और मेरा ऐसा मानना है कि आप ये कंटिन्यूसली देखेंगे कि ये रिजल्ट डिफरेंशिएटेड रहेंगे ऑन द बैक ऑफ गुरमे बर्गर कलेक्शन और फ्राइड चिकन इन साउथ। मुझे याद है जब मैकडॉनल्ड्स और जब हम स्कूल में थे और कॉलेजेस में थे, मैकडॉनल्ड्स के लिए वो हैप्पी मील बड़ा हिट हुआ करता था। आजकल भी क्या उतना ही एक्साइटमेंट है हैप्पी मील को लेकर? मेरे पास एक पूरी कलेक्शन है, मिनियंस तक की तो कलेक्शन है। सो हैप्पी मील जो है अभी उसमें टॉयज़ नहीं है, अभी हैप्पी रीडर्स हैं। उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे बच्चे अभी इन एडिशन टू बर्गर खाने के अलावा कैसे टाइम बिताएं। और हमको दिखा कि बहुत टाइम डिजिटल पे स्पेंड करते हैं, तो क्या स्टोरी रीडिंग सेशंस, स्टोरी टेलिंग सेशंस कर सकते हैं क्या, जिसमें एक्साइटमेंट आएगा। ये सब वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा। तो अभी हमारे पास हैप्पी रीडर प्लेटफॉर्म है, हैप्पी मील अभी भी है, बट उसके साथ किताब मिलती है। माओ को बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे अभी यूज्ड टू हो रहे हैं कि बर्गर के साथ किताब पढ़ने। मैं तो टॉय के लिए आया तो मुझे किताब पकड़ा दी, लेकिन आई एम श्योर वो भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि वो रीडिंग कल्चर बढ़ रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट मेन्यू चेंज, ये कितना लार्जली ग्लोबली इन्फ्लुएंस्ड होता है या फिर आप भारतीय टेस्ट के अनुसार भी कुछ ट्राई करते हैं? आपका जो स्पाइसी रेंज है, आई थिंक वो प्राइमरीली इंडियन ऑडियंस को ही केटर करने के लिए लाए। क्या होता है कि ग्लोबली वेजिटेरियन मेन्यू तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वेजिटेरियन मेन्यू तो पूरा हमने स्क्रैच से बनाया है। इवन ग्लोबल जो नॉन वेज मेन्यू है, बहुत अ लॉट ऑफ इट इज़ अराउंड बीफ, तो वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तो हमको एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिली मैकडॉनल्ड्स इंडिया का मेन्यू डिफाइन करने के लिए कम्प्लीटली। तो जो आप प्रोडक्ट्स खाते हैं ऑलमोस्ट 100% इंडियंस हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में बने हुए हैं। तो ये हम थोड़ा बहुत, जैसे मैकस्पाइसी चिकन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने पहले लॉन्च किया था, हमने उसमें ट्विकिंग करी ताकि वो इंडियन पैलेट को सूट कर सके। तो स्पाइसी चिकन इज़ अभी बहुत फेमस बर्गर है हमारा। तो ऐसे करके हम इंस्पिरेशन लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन ग्लोबल से, बट वेजिटेरियन तो पूरा का पूरा हम ही कंज्यूमर रिसर्च से लेकर कंप्लीट काम करने के बाद इवन नॉन वेज के लिए भी पूरा का पूरा वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। हमारे पास शेफ़ है जिसका काम है 24 घंटे कंज्यूमर ट्रेंड फॉलो करना और नए नए प्रोडक्ट सोचना कि कैसे मैकडॉनल्ड्स में हम इनको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, मैं देख रही हूँ मैकैफे को भी आप काफ़ी अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, तो ये फोकस क्या रहेगा कंपनी का अब जब आप अपने बिजनेस को स्केल कर रहे हैं? वो 500 स्टोर्स ले जाने का जो इरादा है, इन हाउस मैकैफे इंक्लूडेड रहेगा या फिर मैकैफे के लिए एक अलग से अकाउंट आप लेकर चल रहे हैं? जैसे आपने इस रेस्टोरेंट में देखा, मैकैफे इंटीग्रेटेड है रेस्टोरेंट के सिनेरियो में, आपको ऐसे ही मैकैफे दिखेंगे। हमारा मानना है कि अभी हमारे पास अराउंड 260 मैकैफे हैं आउट ऑफ 320। तो जब तक हम जैसे हम स्टोर नए खोल रहे हैं, वो सबके सब विद मैकैफे खोल रहे हैं। और पुराने वालों को कन्वर्ट करने का हमारा ऑलरेडी गोल है कि अगले 2-3 साल में सारे रेस्टोरेंट में एक मैकैफे होगा, बिकॉज ये हमारे लिए एज अ पार्ट ऑफ मैकडॉनल्ड्स ऑफरिंग है कि अगर आप मैकडॉनल्ड जाएँ तो अच्छी कॉफ़ी के लिए मैकडॉनल्ड जा सकते हैं। तो इससे हमारा मेन्यू कंप्लीट होता है
की एक बेवरेज रेंज है जिसकी काफ़ी अच्छी नीड स्टेट होती है। अगर किसी को इमीडिएटली रिजुविनेट करना है, कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए, तो वो मैकडॉनल्ड्स में भी मिलती है और अच्छी कप ऑफ कॉफ़ी मैकडॉनल्ड्स में मिलती है। तो फिर मैकैफे में क्या एक पर्टिकुलर टारगेट है कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? जो आपने 500 करोड़ तक की बात की थी, इन्वेस्ट 500 to 800 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे, उसमें सोनली फॉर मैकैफे कितना इन्वेस्टमेंट होगा एंड हाउ मच डज मैकैफे रियली कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल रेवेन्यू? सो वाइल मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, बट हमारे को मैककफे की जो रिटर्न्स हैं वो बाकी रिटर्न से ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसके लिए वी बीन एबल टू स्केल इट अप ऑल्सो। और हमारा मानना है कि मैककफे इट डज नॉट हार्म अस इन एनी वे, इनफैक्ट इट एड्स टू द ब्रांड्स प्रीमियमनेस, रोज़ की यूजेज, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अभी हम देखते हैं कि रोज़ कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं। वो ऐसे कस्टमर्स पहले थे नहीं हमारे यूज़र बेस में। तो जब मैंने आपको जो नंबर दिया पर रेस्टोरेंट अराउंड 3.5 करोड़, उसमें मैककफे इंक्लूडेड है। तो नए वाले का तो जो एडिशनल खर्चा आता है, तो अभी नए रेस्टोरेंट की टेम्पलेट में ये मैकडॉनल्ड्स का पार्ट है और हम इसको वैसे देखना नहीं चाहेंगे कि मैककफे अलग से ब्रांड उसको आप नहीं करना। मैकडॉनल्ड्स में अच्छी कॉफ़ी मिलती है, जैसे मकालू टिक्की मैकडॉनल्ड्स में मिलता है, वैसे ही मैककफे मैकडॉनल्ड्स में मिलता है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ जो कस्टमर से जुड़ा हुआ है वो है महंगाई। अब हम सब जानते हैं कि बीच में आलू के दाम कैसे बढ़ गए थे, बाकी प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला था, गेहूं के दाम कर्टसी द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये जो इन्फ्लेशन की मार है उसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं? ये बड़ा रिस्क है और कितना फिर आप पास ऑन कर रहे हैं इस समय कस्टमर्स को? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये वाले क्वेश्चन का अच्छी बात ये है कि इंडिया में जब आप रहते हैं तो आप टैकल कर ही लेते हैं, बिकॉज हमें महंगी चीज़ों की आदत है। सो सडन सरप्राइजेस की आदत है हमको। सो फॉर एग्जांपल ऐसा टोमेटो में बहुत पहले भी होता था कि एकदम से 100 रुपये पे चला गया, फिर सीज़न में 20 रुपये भी आ गया। तो हमको मालूम है ये ऊपर नीचे चलता रहता है एग्री प्रोडक्ट की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। तो 6 to 8% तो गिवन है इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले 10-15 साल से जो हम देख रहे हैं। उसके अलावा इस साल थोड़ा ज़्यादा हुआ, डबल डिजिट के ऊपर गया फूड इन्फ्लेशन। तो हमारा कोशिश यही रहता है कि अगर मार्केट प्लेस में भी हमको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ब्रांड रहना है तो हम मिनिमम पास ऑन करें प्राइसिंग के थ्रू। तो हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते हैं इंटरनली, बिकॉज पूरे पीएनएल की बहुत सारी लाइन आइटम है जिसमें आप काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेंटल, लेबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जो बचता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती, उसको पास ऑन करते हैं। हम टिपिकली 3 to 5% की रेंज में हम प्राइस इंक्रीज लेने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। हम बुरा समय अच्छा समय ज़्यादा उसके ऊपर कस्टमर को वी डोंट वांट टू पिंच देम, बिकॉज फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उनका वैल्यू परसेप्शन मैकडॉनल्ड्स के लिए हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि हम नी-जर्क रिएक्शन लेना पसंद नहीं करते। तो क्योंकि आपने एक टेम्पलेट सेट आई एम श्योर कर रखी है, एंड एज वी गेट आउट ऑफ दिस बैड फेज ऑफ कोविड, ये बताइए मैकडॉनल्ड्स इंडिया एंड स्पेशली वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का फोकस क्या रहेगा इस ब्रांड को ग्रो करने को लेकर, एंड स्पेशली आपके कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स को डिलीवरी को लेकर? हमारे जब हम लोगों ने कोविड एंटर किया था, हम डिलीवरी तो एक्चुअली 2008 से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीरियस डिलीवरी प्लेयर नहीं थे। बहुत लोग हमको देखते थे डाइन इन ब्रांड की तरह। हमने ये अपॉर्चुनिटी ली कोविड की, बिकॉज हर बुरे समय में भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हमारी डिलीवरी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% प्लस ग्रो करी प्री कोविड से। तो उसकी वजह से अगर मैं अब देखता हूँ और डाइन इन वापस आ गया है, इनफैक्ट 15% का जो मैंने बताया इजाफा भी किया फर्स्ट क्वार्टर में, तो उसकी वजह से हम रिकॉर्ड नंबर्स देख रहे हैं। तो अगर रिकॉर्ड नंबर्स आते हैं तो शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा है, हमको भी ग्रोथ के लिए फंडिंग मिलती है इंटरनली, बिकॉज हमें पसंद नहीं है कि हम डेट के ऊपर अपना स्टोर ग्रो करें। तो इट गिव्स अस गुड कॉन्फिडेंस कि हमारा सेटअप काफ़ी अच्छा हो गया है, कि डिलीवरी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है डिस्पाइट नाउ अ वेरी हाई बेस, और डाइन इन में भी लोग वापस आ रहे हैं, और विद नई ऑफरिंग जैसे मैंने बताया गुरमे बर्गर कलेक्शन, और फेस्टिव सीजन के लिए किटकैट मैकफ्लरी लॉन्च करी है। हम बहुत पॉजिटिव हैं कि इट विल हेल्प एंड ऑगर वेल फॉर ब्रांड लाइक आवर्स कि हम आगे कंटिन्यूसली ऐसा ग्रो कर सकें। ऑन दैट नोट सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया सीबीसी आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू एंड द एंटायर मैकडॉनल्ड्स इंडिया फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें सीबीसी आवाज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी रहे।